हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो आज मैं हिंदी से किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कैसे उत्तर लिखना है और किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि उसमें पूरा से पूरा मार्क्स मिले। जैसे निबंध हो गया, आवेदन हो गया, संवाद हो गया और सब प्रसंग व्याख्या हो गया, इसको कैसे परीक्षा में लिखना है ताकि निबंध में जो 10 नंबर का देता है उसका 10 का 10 नंबर मिले, संवाद हो या आवेदन हो उसको लिखे तो 5 नंबर मिले और सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए दे तो उसका जो 5 नंबर का होता है पूरा का पूरा मार्क्स मिले। इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आप 20 मार्क्स यह आसानी से प्राप्त कर सके। और इसमें मैं बताऊंगा कि किस सिस्टम से लिखिएगा तो आपको मतलब नंबर अधिक आने का चांस रहेगा। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें क्या दिया रहेगा, जो दिया जाता है पैराग्राफ देकर दिया जाता है कि उसमें से देखकर उत्तर लिखने के लिए दिया जाता है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको देखकर तो आप गद्यांश में से आप आराम से लिख सकते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा। निबंध पूछा जाएगा, जो निबंध 10 नंबर का होगा तो निबंध में आपको दिया जाएगा क ख ग घ अंग में क्वेश्चन संख्या दिया जाएगा और उसके बाद क में दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क नंबर में क्या दिया, बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई दिया हुआ है तो महंगाई के बारे में लिखने के लिए यहाँ निबंध कर रहा है तो पहले भूमिका दिया हुआ है, तब महंगाई की वर्तमान स्थिति दिया हुआ है, तो महंगाई का जन जीवन पर प्रभाव दिया हुआ है, उसके बाद उपसंहार दिया हुआ है। तो आपको इस पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले क्या क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले लिखिएगा कि ऊपर लिखिएगा क्या, प्रश्न संख्या 3। क्या लिखिएगा, हम लोग कहीं कहीं के कहीं लिख देते हैं जिसके कारण से नंबर कम मिलता है। तो 10 का 10 मार्क्स लिखने के लिए सबसे पहले तो ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे प्रश्न संख्या 3 के क। अगर क लिखना है तो क लिखिएगा, ख लिखना है तो ख लिखिएगा। जैसे चौथाई रहता है ना, तो चौथाई के उसके बाद हम लोग जहां से लिखते हैं चौथाई छोड़कर उसके ऊपर से क्या कीजिएगा कि प्रश्न संख्या 3 लिखकर और उसके बाद 3 का क ख ग आप जो लिखिएगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद इधर साइड में उत्तर लिखिएगा और उत्तर में लिखिएगा, उत्तर लिखकर यहाँ चौथाई के दाहिने बगल में क्या लिखना है, एक एक में भूमिका लिखकर ऐसे डॉट लेकर लिखिएगा इसके बारे में। तब इस तरह से लिखिएगा तो पूरा मार्क्स 10 का 10 मार्क्स मिलेगा, बशर्ते आपका कोई शब्द इसमें मतलब गलती न हो। तो जैसे भूमिका में क्या लिखिएगा, वर्तमान समय में निम्न मध्यम वर्ग महंगाई की समस्या से सबसे अधिक परेशान है। यह महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, यह तो सुरसा की तरफ बढ़ती ही जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया, मतलब सरकार महंगाई रोकने की कोई पहल ही नहीं कर रही है। उसके बाद 2 नंबर में क्या कहा है, महंगाई की वर्तमान स्थिति। तो उसी तरह 2 नंबर लिख दीजिएगा और महंगाई की वर्तमान स्थिति लिखकर आप फिर उसमें लिखिएगा कि महंगाई बढ़ने के कई कारण है। महंगाई बढ़ने के कई कारण है, उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होने के कारण महंगाई बढ़ती है। मांग और पूर्ति के असंतुलित होते ही महंगाई को पांव फैलाने का अवसर मिल जाता है। मतलब नहीं होता है कि खेती किसी चीज का कम होता है, उसको खरीदने वाले खाने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में महंगाई बढ़ने की चांस अधिक रहती है। उसके बाद क्या करें, कभी कभी सुखाड़ बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा भी क्या करता है, उत्पादन को प्रभावित करते हैं और इस उत्पादन के प्रभावित होने से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ता है। जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जमाखोरी का मतलब होता है कि नहीं होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे आलू का खेती होता है तो आलू क्या करता है, लोग खरीद कर कोल्ड स्टोर में जमा कर देता है और वहां से क्या होता है, सब इधर देहात में के आलू उसमें जमा हो जाता है। आज जो खरीद कर जमा किया रहता है वह क्या करेगा,
प्रचार कर देगा कि सब चीज आलू खत्म हो गया, आलू का कमी आ गया है, अब ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा, निकल में नहीं करेगा मार्केट में, तो कमी आएगा, तो कमी आ जाएगा तो क्या होगा, उसका भाव बढ़ जाएगा, तब वह निकाल निकाल कर बेचता है। तो वही कहता है कि जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जमाखोरी से शुरू होती है कालाबाजारी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, अंधाधुंध मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति तथा सरकारी अंकुश का अप्रभावी होना भी महंगाई के कारण है। उसके बाद एक कालाबाजारी पहले वस्तुओं का नकली अभाव उत्पन्न करते हैं और फिर जब उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो फिर महंगे कीमतों में या दामों में उसे बेचते हैं। उसके बाद 3 नंबर में क्या कहा है, महंगाई का जन जीवन पर प्रभाव। रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं हैं। वह इन्हें पाने के लिए रात दिन प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है, कमाता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल इतना चाहता है कि उसे जीवन उपयोगी वस्तुएं आसानी से और उसी दर पर उपलब्ध होती रहे। मतलब एक सामान्य व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन भर उसे जो वस्तुओं की आवश्यकता है वह उचित दाम पर और आसानी से उसको मिलता रहे। उसके बाद उपसंहार लिखिएगा 4 नंबर में, और लिखिएगा कीमतों में। उपसंहार में क्या लिखिएगा, कीमतों में वृद्धि एक अभिशाप है, देश को हर हाल में इससे मुक्त कराना अनिवार्य है। इसके लिए उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। उत्पादन कार्य हर हाल में मतलब हर हालत में चलते रहे, यही सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। मतलब उत्पादन मतलब खेती इतना करिए कि जो जिस वस्तु की कमी हो उस वस्तु की मतलब उत्पादन क्षमता इतना बढ़ा दे कि उसका मतलब बाजार में कमी ना हो। उस प्रकार करने मतलब यह प्रक्रिया कर कर हम लोग किसी वस्तु के दाम को कम कर सकते हैं। व्यापारियों को कालाबाजारी का धंधा बंद करना चाहिए। इस कार्य में हर नागरिक का सहयोग लाभकारी होगा। फिर सभी क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कठोर कदम उठाने होंगे। सरकार को जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा। इस तरह से आप लिखिएगा तो लेख निबंध जो होता है इसमें आपका 10 का 10 मार्क्स निश्चित ही मिलेगा। उसके बाद आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे अथवा पुस्तक मांगने हेतु 2 छात्रों या मित्रों के बीच संवाद लिखे। तो इसमें से आपको यह मतलब जो भी लिख देना है, आवेदन लिखिएगा या संवाद लिखिएगा। तो मैं दोनों बता रहा हूं, आपको जो आसानी पड़े वही लिखिएगा। तो उसी तरह ऊपर क्या कीजिएगा, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 लिखिएगा। उसके बाद अगर अथवा लिखना होगा तो प्रश्न संख्या 4 लिखकर और वहां ऊपर अथवा लिख दीजिएगा साइड में, और नहीं तो अगर अथवा आवेदन लिखना होगा तो केवल प्रश्न संख्या 4 लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अथवा लिखते हैं तो वहां अथवा 10 आते हैं। तो हम आवेदन आपको लिख रहे हैं, तो उसके बाद जैसे आवेदन लिखना है तो इसका भी सिस्टम होता है, नियम होता है, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ ऊपर लिखिएगा क्या, सेवा में। जैसे में आता है तो उसके जस्ट नीचे से क्या लिखिएगा, प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि पंडित दीनदयाल कन्या उच्च विद्यालय सुगौली। उसके बाद विषय लिखिएगा कि आप किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ लिखिएगा। फिर इसके नीचे से लिखिएगा महाशय, और महाशय लिखिएगा तो उसके जस्ट अंतिम वर्ण के नीचे से लिखिएगा कि सविनय निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण मैं स्कूल जाने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम करने को कहा है, सलाह दिया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने का कृपा प्रदान करें। अच्छा, इसमें और जोड़ दीजिएगा, डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम करने का सलाह दिया है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः श्रीमान से
निवेदन है, प्रार्थना है कि मुझे 2 दिनों की अवकाश प्रदान करने का कृपा करें। उसके बाद अब यहाँ क्या लिखिएगा, इसके नीचे यहाँ लिखिएगा तिथि लिखकर, जिस तिथि को मतलब 15/2/2024 को तिथि क्या है, परीक्षा है, तो उस दिन यह लिखिएगा। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, अगर लड़का होगा तो छात्र लिखिएगा, लड़की होगी तो छात्रा लिखिएगा। जैसे नाम लिख दीजिएगा अंजलि कुमारी, कक्षा जो रहिएगा वह कक्षा लिखिएगा 10वीं। उसके बाद क्रमांक यहाँ नीचे कक्षा के नीचे क्रमांक लिखकर इसी तरह डैश देकर क्रमांक जरूर डालिएगा। यह 3 चीज ही इसमें डालिएगा कि नाम, कक्षा और क्या, क्रमांक, रोल नंबर अपना डालिएगा। उसके बाद संवाद देखिए, संवाद का कैसे लिखना है, तो उसी तरह प्रश्न संख्या 4 के अथवा लिख दीजिएगा। उसके बाद उत्तर में क्या लिखिएगा, पुस्तक मांगने हेतु 2 छात्रों के बीच संवाद, मांगते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद या पुस्तक मांगने हेतु 2 छात्रों के बीच संवाद। तो 2 को छात्र, जैसे राम है तो राम कह रहा है, दूसरे छात्र से बतिया रहा है। राम क्या कर रहा है, राम ऐसे लिखकर और उसके बाद यहाँ दीजिएगा, विसर्ग दीजिएगा। तो राम कह रहा है क्या, भाई श्याम कैसे हो, राम श्याम से कह रहा है भाई श्याम कैसे हो, तो फिर श्याम लिखकर फिर लिखिएगा और वही विसर्ग दीजिएगा, विसर्ग एक बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि अच्छा हो, तुम कैसे हो। फिर राम जवाब देता है कि बिल्कुल ठीक हूं श्याम, मुझे 1 दिन के लिए तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी गणित की पुस्तक चाहिए। अब यहाँ जैसे एक लाइन भर देता है, दूसरा लाइन में आते हैं तो फिर हम लोग राम से यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से नहीं करना है, विसर्ग के इधर दाहिने तरफ से ही करना है, जहां से ये शब्द हम लोग लिखे हैं यहीं से संवाद लिखा जाता है, नहीं कि फिर इसके सामने से लाकर लिख दे। तो क्या लिखेगा, बिल्कुल राम क्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो श्याम, मुझे 1 दिन के लिए तुम्हारी गणित की पुस्तक चाहिए। तो श्याम क्या बोलता है कि ठीक है ले लेना, पर मुझे भी होमवर्क पूरा करना है, क्या तुम शाम को मेरे घर से ले सकते हो, यह बोल दिया। उसके बाद फिर राम क्या कहता है, धन्यवाद श्याम, मैं 5 बजे के बाद घर आकर ले लूंगा। तो फिर श्याम क्या कहता है, तुम्हें आने का कष्ट तो होगा। तो राम क्या कहता है, अरे भाई तुम्हारे घर आने का मुझे अच्छा लगता है, मतलब तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा लगता है, फिर तुम तो मुझ पर पुस्तक देकर उपकार कर रहे हो, तो इसमें कष्ट किस बात की, तो इतना लिख दीजिएगा। तो संवाद इसी तरह से वार्तालाप होता है, ऐसे जोड़कर लिख दीजिएगा। तो 5 का 5 नंबर आपको 100% मिलेगा। उसके बाद अब 5 4 तो हो गया, 5 नंबर में आपको जो क्वेश्चन आंसर देता है उसका जवाब देना होता है, वह 2 नंबरिया क्वेश्चन देता है। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि आशय स्पष्ट करने के लिए, मतलब 6ठा नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि आशय स्पष्ट करने के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। क ख दिया रहेगा, देखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें क और ख में एक ही को कौन उत्तर देना होता है, तो आपको जो समझ में आ जाए वही लिखिएगा, मैं दोनों बता दे रहा हूं। जैसे उसी तरह का लिखिएगा, जब लिखना होगा तो उसी तरह ऊपर का हेडिंग बनाएगा, प्रश्न संख्या 6 के अगर क लिखिएगा तो क और ख लिखिएगा तो ख लिखना है। तो मान लीजिए कि प्रश्न संख्या क लिखिएगा, प्रश्न संख्या 6 के क लिखिएगा, तो यहाँ उत्तर बनेगा, क्या लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है, संस्कृत मतलब संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। काशी प्राचीन काल से ही भारत की ज्ञान नगरी रही है, यहाँ अनेक विद्वान और कला शिरोमणि लोग रहते हैं। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है, यह धर्म गुरुओं, प्रकांड विद्वानों तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी ही सांस्कृतिक विकास का मूल केंद्र है। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या लिखिएगा, तो उसी तरह प्रश्न संख्या 6 के क न लिखकर वहां ऊपर हेडिंग ख बना दीजिएगा। उसके बाद
नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा और तब उत्तर लिखिएगा ना। उत्तर में क्या लिखिएगा, यहाँ सप्रसंग व्याख्या लिख कर डैश देकर ही लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ ख लिखा हूँ तो ख तो ऊपर लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर उधर साइड में लिखिएगा, उधर चौथाई के मतलब बाएं ओर, यहाँ चौथाई के दाएं ओर क्या लेकर आइएगा, सप्रसंग व्याख्या लिख कर तब डैश देकर लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के कवि, मतलब जैसे भी आपको जो चीज दिया रहेगा उसका कवि का नाम जरूर लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु युग के कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, मतलब बद्रीनारायण चौधरी को ही प्रेम घन कहा गया है। प्रेम घन के द्वारा लिखित कविता स्वदेशी पाठ से क्या है, संकलित है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने देश की दुर्दशा तथा व्यक्ति तत्वहीन भारतीय समाज की चाटुकारिता का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि जिन्हें न तो अपने आत्मसम्मान की चिंता है और न ही भारतीयता का ख्याल है, वैसे लोग ही डफाली बजाने वालों की तरह उसकी खुशामद तथा झूठी प्रशंसा करते हुए जयगान करते हैं। खासकर भारतीय नेताओं को कवि ने क्या किया है, कटाक्ष किया, अवहेलना किया है। खासकर नेता जनता को, मतलब भारत के नेता जो है जनता को अपने बातों से आकर्षित करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ताकि जनता मतलब सरकार इसकी बनी रहे, जनता इसके बातों में आ जाए ना, और झांसा में आ जाए और उसे वोट कर दे और इसकी सरकार बनती रहे। और सरकार बनने के बाद यह नेता तो है क्या करता है, सब वादे भूल जाते हैं और वे जनता को शोषण करने में लग जाते हैं और जनता को शोषण कर अपनी तिजोरी भरने लगते हैं और जनता भाड़ में जाती है और ये नेता लोग जो है स्वयं की स्वर्गीय सुख का आनंद लेने लगते हैं। तो ऐसे लिखिएगा, मतलब मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं इसको नहीं, अपने भाषा में जिस तरह मैं समझाया हूं इस तरह से आप लिखिएगा तो आप निश्चित ही 20 का 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी जान जाए कि किस सिस्टम से लिखना है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।